बच्चों, मैं अब्दुल करीम एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम सोशल स्टडीज को कवर कर रहे हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक की सोशल स्टडीज को मुख्य रूप से। और आपको आज क्लास 9th में ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को कवर करने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कवर भी कर सकते हैं। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन को कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फैक्ट्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। फैक्ट के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर। ठीक है बेटा, तो आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। ठीक है बेटा, चलो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है इस चैप्टर में आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहला बेटा आपको मिलेगा लैटिट्यूड के बारे में। आप लैटिट्यूड जान पाएंगे, आप लॉन्गिट्यूड जान पाएंगे, आप इंडिया के साइज को जान पाएंगे, प्लस आप इंडिया के लोकेशन को जान पाएंगे। इसका आप इसका थोड़ा एरिया जान पाएंगे। ठीक है, एरिया में आपको बोला जैसे कि ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ टू साउथ, इसका जो एक्सटेंड इंडिया का वो क्या क्या है आप ये जान पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ये बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। इसके बाद हम क्या जानेंगे बेटा, इसके बाद आप जान पाएंगे हमारे पड़ोसी देश, नेबर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर पे देखेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो ये आपको एक इंट्रो देखने को मिलता है। क्या है भाई इंट्रो, आप ये देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। तो भारत है ना, भारत की जो सभ्यता है वो विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसका मतलब है क्या और भी सभ्यताएं हैं? जी सर, आपको और भी सभ्यताएं, आपको और भी सिविलाइजेशंस देखने को मिलेंगी। जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो वहां पे आपको एक देश मिलेगा, उस देश का नाम है इजिप्ट। इजिप्ट में विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी। इसी नील नदी के किनारे सिविलाइजेशन, नील नदी के किनारे नील नदी की सभ्यता की डेवलपमेंट हुआ या फिर उसका विकास हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप एशिया में ले आएंगे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब प्रेजेंट टाइम तो आपका ईरान वाला जो पार्ट है वहां पे आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। इंडस इंडस वैली मतलब जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु उसके साइड नदियों के इर्द गिर्द आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। और जब आप चाइना जाएंगे तो चाइना में आपको चाइना की सभ्यता देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ये सारे सिविलाइजेशन है, इतनी पुरानी सभ्यता है भारत की। आप समझ पा रहे हैं, पहली लाइन आपको यही बता रही है कि हमारी जो सभ्यता है वर्ल्ड के एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक। आपको ये याद रखना है, कुछ समय से लेकर आज तक it has achieved multifaceted social and economic progress during the last 5 decades। इसका मतलब ये है बेटा कि भारत में 1947 भारत आजाद हुआ, उस समय से लेकर आज तक तो बोले तो कम से कम 78 से 79 ईयर्स हो चुके हैं हमें हमें आजादी प्राप्त हुए। इस दौरान भारत ने अपना जो सोशल मतलब कि सामाजिक इकोनॉमिक मतलब आर्थिक विकास जो किया है वो बहुमुखी किया है, चहुमुखी किया है। ये आपको याद रखना है। It has moved it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, in the field of industry, in the field of technology। ठीक है, तो आप एग्रीकल्चर में फील्ड में क्या क्या देखा, तो बेटा 1946 1957 सॉरी 1947 में जब भारत आजाद हुआ ना बेटा, तो ये आत्मनिर्भर नहीं था, खाद्यान्न की है ठीक है बेटा। ये अपने खाद्यान्न की पूर्ति नहीं कर पाता था, ये बल्कि क्या करता था, इम्पोर्ट करता था खाद्यान्न, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया। फिर क्या होता है बेटा 1966 में, कब बेटा 1966 से 1967 के बाद क्या होता है बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है। क्या होता है बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, जिस कारण भारत एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या बन जाता है बेटा, बन जाता है। ये बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ है भारत का कि वो अपने लोगों के लिए खुद ही इतनी अनाज की पैदावार कर ले रहा है कि हम उसे किसी अन्य देश के ऊपर क्या बेटा डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट तो आपने देखा किस तरीके से भारत ने अपने
ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया। उसके बाद इंडस्ट्रियल बेटा जब भारत आजाद हुआ था उस समय से लेकर 1991 तक हमारे भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे चल रहा था। 1991 में क्या होता है बेटा, 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है बेटा, एलपीजी का कॉन्सेप्ट आता है। एलपीजी का मतलब क्या है बेटा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, फिर ग्लोबलाइजेशन, अ, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। ये कॉन्सेप्ट हमने क्या है, इस पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किया, जिसके माध्यम से क्या हुआ, हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके आए और भारत की आज मल्टीनेशनल कंपनियां विश्व के देशों में भी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में आप रॉयल एनफील्ड को देख सकते हैं बेटा, ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में अपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं लोग, जिससे क्या हो रहा है बेटा, भारत का इंडस्ट्री के रूप में भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, डेवलप हुआ है। ये आपने आपको देखने को मिला टेक्नोलॉजी के रूप में। आपने देखा है बेटा कि प्रेजेंट टाइम में भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। भारत आज सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा सक्षम देश है। आज इसने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर इसने मिसाइल्स बनाई है, जहां पे आपको पृथ्वी मिलेगी, दिल्ली मिलेगी, त्रिशूल मिलेगा, आकाश मिलेगा, नाग मिलेगा। ये सारी क्या है, ये मिसाइल्स है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर भी हम आज डेवलप हो पाया है। उसके बाद हमने यूपीआई जैसे पेमेंट गेटवे को बनाया, जिसके माध्यम से क्या हुआ, इकोनॉमिक रूप से भी हमने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर भी आपने देखा है ना, स्वतंत्रता के समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और भारत ने धीरे 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 सभी क्षेत्रों पर विकास किया है। ये बिल्कुल बता, ठीक है बेटा। इसके बाद जो लास्ट लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, इंडिया has also contributed significantly to the making of world history। हाँ बेटा बिल्कुल सही है लाइन है। ये भारत ने अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सर कैसे कंट्रीब्यूट किया, सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है, झीलों का जो आविष्कार किया वो भारत ने किया। जो आपको मंदिर निर्माण की शैलियां मिलती है आर्किटेक्चर के फील्ड में, आपको जहाँ नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, वो भी आपको भारत से ही इसकी शुरुआत हुई है। अगर आप बात करें डेमोक्रेसी की, इसकी भी शुरुआत भारत से ही हुई है, और इसी डेमोक्रेसी को विश्व के अन्य देशों ने मॉडर्न रूप से डेवलप किया है। हम देख पा रहे हैं भारत ने विश्व के हिस्से को, वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें दी है। तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है इस वाले सेक्टर पे, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, आगे का समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। बस पहले आप अभी आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है बेटा। चलो तो हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बेटा आपको कैसे लगा ये सारी चीजें जानकर, बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है हमारा। प्राचीन काल से हमने विश्व को बहुत सारी चीजें दी है, कि जिससे विश्व ने हमसे बहुत सारी चीजें सीखी भी है। तो अभी देखा है कि मैंने जिस तरीके से आपको पीछे चीजें बताई है, मैंने देखिए किस तरीके से भारत ने कंट्रीब्यूट किया है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो इसके आजाद के पानी में आपने ध्यान नहीं किया। मैंने 1967 के दौरान क्या लेके आया बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए। हरित क्रांति के माध्यम से हम बिजली किसानों के पानी आप निकले मेरे इस कारण में क्या हुआ बेटा, हम किसी भी चीज से हमें क्या लेना नहीं पड़ा बेटा, ध्यान लेना नहीं पड़ा। ये क्या है बेटा, ये हमारा डेवलपमेंट भी तो है। समझ में आया आपने, हमने इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या किया, एलपीजी के कॉन्सेप्ट में क्या है, हमने इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। जिससे क्या हुआ बेटा, हम डेवलपिंग कंट्री बनने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये हम विकासशील देश है, ये हमें विकसित देश बनना है, हमें विश्व में निरंतर अग्रसर है। समझ में आया बेटा। फिर हमने ये भी देखा कि भारत इस विश्व का गया, सर हमने जीरो दिए, हमें लोकतंत्र डेमोक्रेसी की पहली परिभाषा हमारे ही देश में देखने को मिलती है। हमने जीरो पे कॉन्सेप्ट को दिया। हमने पतंजलि जो हमारे एक फिलोसफर थे, उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा दी। आप समझ पा रहे हैं, तो ये है भारत का इतिहास, ये है भारत की देन विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड के हिस्ट्री में। ठीक है बेटा, चलो बेटे अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हुआ। यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होता है। बेटा ये बहुत देख पा रहे हैं, ये गोला आपको दिख रहा है बेटा, ये पूरी हमारी पृथ्वी है। ये क्या है बेटा, ये हमारा पूरा अर्थ, ठीक है सर। अर्थ में कुछ आर्टिफिशियल लाइन खींची गई है। समझ में आया बेटा, काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, इस पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं। समझ में आया बेटा। बेटा इस पूरे विश्व में हमें तीन मुख्य लाइन देखने को मिलती है। कौन कौन सी लाइन है बेटा, ये जो पूरा ये जो पूरा आपको गोला दिखाई दे रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अर्थ। सर इसे क्या बोलेंगे, ठीक है।
किसके माध्यम से? इक्वेटर के माध्यम से। ये आपका 0 डिग्री, क्या बेटा है? 0 डिग्री। ये आपको यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेटर बोलेंगे। उसके बाद बेटा आप इससे जाएंगे 23.5 डिग्री पर। कितने बेटा? 23.5 डिग्री पर। इसे बोलेंगे आप बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये मिलेगा आपको नॉर्थ पोल। क्या मिलेगा बेटा? आपको नॉर्थ पोल। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक हमको दिखा नॉर्थ पोल, दूसरा हमें दिखा नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है बेटा? पृथ्वी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। इक्वेटर से जब हम 23.5 डिग्री पर गए आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिला। समझ में आया बेटा? जैसे ही आप इक्वेटर के साउथ में गए 23.5 में, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये चीज आपको याद रखनी है। कैप्रिकॉर्न, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है बेटा? और इसी के माध्यम से हमें क्या करना है? इस पूरे वर्ल्ड का अध्ययन करते हैं। इसी के माध्यम से हम पूरे वर्ल्ड का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा माइनर सा पॉइंट था, अब हम चलते हैं आगे। आपको मुख्य रूप से पढ़ना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस वाले स्लाइड में मुख्य रूप से। एक मेरी आप बात सुनिए। ये जो बेटा आपको ये लाइन्स दिख रही है, ये जो लाइन्स दिख रही है आपको, ठीक है बेटा? ये जो आपको लाइन्स दिख रही है, ये होती है बेटा लैटिट्यूडनल लाइन्स। क्या होती है बेटा? ये लैटिट्यूडनल लाइन्स होती है। ठीक है बेटा? और मैंने आपको बताया ये इसी मान लो इक्वेटर मान लो। ये डिग्री क्या है बेटा? ये इक्वेटर है। 0 डिग्री क्या है बेटा? इक्वेटर। इक्वेटर से जब आप जाएंगे कहाँ तक? नॉर्थ पोल तक। नॉर्थ पोल तक इक्वेटर से जब आप नॉर्थ पोल तक जाएंगे तो ये जो बेटा आपको लैटिट्यूड लाइन्स दिख रही है बेटा, इनकी संख्या मिलेगी 90। कितनी है बेटा? 90। अब जब आप इक्वेटर से साउथ आएंगे, इक्वेटर से जब आप इधर साउथ आएंगे तो यहाँ पे भी जो आपको एक पैरेलल लाइन्स है, ये मिलेंगे आपको 90। कितने मिलेंगे? 90। तो टोटल हमारी जो लैटिट्यूड है, टोटल जो हमारी लैटिट्यूड है, इसकी संख्या कितनी होगी बेटा? 90 90 180। ठीक है? और अगर आप इसमें इस इक्वेटर को मिला देते हैं, इस इक्वेटर को मिला देते हैं, इसकी कुल संख्या हो जाएगी बेटा 181। कितनी हो जाएगी? 181। ठीक है बेटा? और आपको ये भी याद रखना है, ये जो लाइन्स है बेटा, ये जो लाइन्स आपको दिख रही है, तो लाइन के बीच की जो दूरी है ना बेटा, वो 1 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर। वो आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा? तो हमने अभी तक क्या देखा? सर अभी तो हमने लैटिट्यूड की बात की है। सर लैटिट्यूड को हम देखते हैं इक्वेटर से। इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो आपको टोटल लैटिट्यूडनल लाइन्स दिखती है, उनकी संख्या है 90। और जब आप इक्वेटर से साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको 90 लाइन्स देखने को मिलती है। और टोटल जब हम इन लाइन्स को मिला देते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 180। पर जब हम इसमें इक्वेटर की लाइन्स को मिला देते हैं तो ये हो जाती है 180 को। ये आपको याद हो गया? बोलिए सब हमें याद हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है बेटा, जो लैटिट्यूड है, ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है, इन दोनों लाइन के मध्य की अगर आपसे दूरी की बात की जाएगी तो बेटा ये है 101 किलोमीटर। कितनी है बेटा? सॉरी 111 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 111 किलोमीटर। तो ये आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको याद रखने का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये फिर हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा इसी के माध्यम से किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट डिसाइड होता है। इसी के माध्यम से किसी किसी क्षेत्र का रेनफॉल डिसाइड होता है। इसी के माध्यम से किसी भी क्षेत्र की ह्यूमिडिटी भी डिसाइड होती है। इसलिए आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर क्लाइमेट मतलब जलवायु, रेन मतलब की वर्षा, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है? तो ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारा लैटिट्यूड। ठीक है बेटा? यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आ गई? चलिए तो हम जाते हैं लॉन्गिट्यूड के ऊपर। है ना? ये आपको लॉन्गिट्यूड दिख रहा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन्स होती है। ये ऐसी ऐसी ये स्ट्रेट लाइन्स होती है। ठीक है बेटा? और ये भी आपका ये भी आर्टिफिशियल लाइन्स है। ये कैसे बेटा? ये भी आर्टिफिशियल लाइन। इसमें से बेटा हमारा एक इंग्लैंड का शहर, ये अगर लैटिट्यूड को छोड़ दो तो हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड में आपको याद रखना है, इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या है बेटा? ग्रीनविच। ये क्या है बेटा? एक शहर है। कहाँ का? ये एक शहर है बेटा। ये कहाँ का शहर है? इंग्लैंड का शहर है ग्रीनविच। वही तो बेटा ये
आर्टिफिशियल लाइन खींची गई है 0 डिग्री, ठीक है, कितनी है बेटा 0 डिग्री, ठीक है, इंग्लैंड में। जब आप इसके राइट में जाएंगे, तब ईस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर 180 लाइन्स देखने को मिलेंगी, कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। जब आप इसके ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको 180 लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स देखने को मिलेंगी। टोटल कितनी होगी बेटा, ये हो गई हमारी 360, टोटल कितनी है बेटा 360, ठीक है बेटा। और ये दो लाइन आपको दिख रही है बेटा, इन दोनों लाइन के मध्य की जो दूरी है ना बेटा, ये है बेटा 4 मिनट, कितना है बेटा 4 मिनट। और इसे हम डिनोट करते हैं डिग्री से, किससे डिनोट करते हैं बेटा, डिग्री से। बेटा आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, बस हमें इस चैप्टर को समझना है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना है, ठीक है बेटा। और एक चीज आप ये देख पा रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन्स होती है, नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन है, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, ये आपको याद रखना है। और ये जो दिख रही है ये एक लाइन है और ये एक लाइन, ये दो लाइन आपको दिख रही है, देखिए ये हो गई, एक ये हो गई, इन दोनों के मध्य कितनी डिग्री है, 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री हम इसे बोल सकते हैं। इन दोनों के मध्य जो समय हमारे हाइपर होता है वो 4 मिनट का होता है, कितना होता है बेटा 4 मिनट का, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और इसके माध्यम से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती है, इसके माध्यम से हम किसी भी देश का या फिर उस ग्रुप में किसी भी स्थान का टाइम निकालते हैं बेटा। टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूड का। और हमें अगर वर्षा जाननी है, तापमान जानना है, आर्द्रता जाननी है, किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट वगैरह जानना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, लैटिट्यूडनल लाइन्स का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। कितनी चीजें आपको याद रखनी है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा, आपको चीजें समझ में आ रही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पे अभी हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, ठीक है ना बेटा। चलो अब हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं आगे, माना कि अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। ऐसा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा ये तो हो रहा है, अब इंडियन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। बेटा अभी हमने देखा पिछले पिछले वाले स्लाइड में, एक मिनट बेटा, पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा है बेटा, क्लियर। पिछले स्लाइड में बेटा हमने ये कैसे बोला देखा था, यस सर अभी हमने गोला देखा, ठीक है। ये एक लाइन थी जिसे हमने इक्वेटर बोला था, ये एक लाइन थी जिसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला था, एक ये लाइन था जिसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला था, ठीक है बेटा। ये जो इक्वेटर है बेटा, ये पृथ्वी को, ये हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये आपको पहला पॉइंट याद रखो। इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, इस वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ। समझ में आया, ये चीजें आपको याद रखनी, ये बेसिक है। और जो हमारा इंडिया है, वो हमारा इंडिया है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, उनमें तो पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, ठीक है ना बेटा। जब आप इधर जाएंगे तो इसे आप बोल सकते हैं ईस्ट, जब हम इधर जाएंगे तो इसे आप बोल सकते हैं वेस्ट। तो जो हमारा इंडिया है बेटा, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, जैसे लोकेटेड है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जो हमारा इंडिया है कहाँ पे है बेटा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है बेटा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी ईस्ट में स्थित है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में आपको इंडिया देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये यहाँ आपको इंडिया देखने को मिलेगा। और ये देखो बेटा, ये 23.5 डिग्री, यहाँ से एक लाइन गई है बेटा, यहाँ से ये टॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के पीको में से क्या आती है बेटा, टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ठीक है। तो ये आप पार्ट बोल सकते हैं ईस्ट में है, आपको ईस्ट में कितना है, ये हमारा वेस्ट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस वाली पूरी पोर्शन को क्या माना है, पोर्शन में क्या माना है, हमने सब इस पोर्शन को माना है, नॉर्थ वाला पार्ट माना है, तो ये सब बोल सकते हैं। भारत की जो लोकेशन है, जो भारत की जो स्थिति है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट में है, ये होगा बेटा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे ईस्ट में हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट में हमारे भारत की लोकेशन। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बताया था जो इक्वेटर है, इक्वेटर को हमने क्या माना है बेटा, 0 डिग्री, क्या माना है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री से जो हम लैंड वाले पार्ट में आएंगे, एकदम यहाँ पर आपको मिला बेटा एक जगह, एक जगह मिली, उसका नाम है कन्याकुमारी, क्या है बेटा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से हम क्या लेते हैं बेटा, ग्रीनलैंड के पार्ट को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है 1 डिग्री 4 मिनट, क्या याद रखना है बेटा, 1 डिग्री 4 मिनट, 27 डिग्री 6 मिनट, ओके क्या है बेटा, भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और इसे हम कहाँ से ले रहे हैं बेटा, इक्वेटर से ले रहे हैं, तो कहाँ से ले रहे हैं बेटा, इक्वेटर से ले रहे हैं,
ये आपको याद रखना है। तो भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये नॉर्थ है, ये हमें नॉर्थ में जा रहा है, ये हमें नॉर्थ वाला पोर्शन है, इसलिए हमने नॉर्थ ले लिया। तो इक्वेटर से नॉर्थ में जा रहे हैं, मीन्स जा रहा है इक्वेटर से नॉर्थ में जा रहे हैं, समझ में आया? तो ये क्या हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। क्या हो गया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये सारी चीजें समझ में आई। तो देखो बेटा, ये हुआ। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री खींची हुई है, कहाँ से, इंग्लैंड से। कहाँ से था, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या है देखो, ग्रीनविच एक हमारा एक स्थान है। और जब हम इसके ईस्ट में आते हैं, हमें लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स कितनी होती है, 180। जब हम 180 के क्रम में यहाँ पे आएंगे 68 पे, 68 डिग्री 7 मिनट की जगह आएंगे, तो यहाँ से भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट स्टार्ट होता है और ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट पे। और ये कैसा करता है, ईस्ट आपको देखिए धीरे ईस्ट को ईस्टर्न इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो आपको समझ में आया मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। जब इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे तो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिलेगा। और जब आप इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, जब उसके ईस्ट में आप चलेंगे तो ये हमें लैटिट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, सॉरी साहब मैंने मिक्स कर दिया है। जब आप इक्वेटर से जाएंगे तो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने को मिलेगा। और जब आप ग्रीनविच के राइट में मतलब ईस्ट की ओर जाना चालू करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बेटे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आपको मैंने ये दोनों चीजें कवर कर दी है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही 2 चीजें ही याद रखनी है कि भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 1.4 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया हमारा। उसके बाद आपको एक चीज ये याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को इतने पार्ट्स में डिवाइड करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना ही रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। ये वाला पार्ट है, ये पास है, ये इसे हम बोले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री पे होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है, ठीक है। टोटल 8 स्टेट्स है, टोटल कितने स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं, जिससे आपको टॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दी यहाँ पर जो हमारा एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे, ये आप जब यहाँ से इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की ओर चलेंगे 1 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 97 डिग्री 6 मिनट आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। ये क्या है बेटा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। और बेटा जब आप यहाँ से जाएंगे भारत के बीच से, मतलब गुजरात से जब आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको 61 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये क्या है बेटा, भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। एक पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, जब जब आप यहाँ से मतलब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के बीच जाओगे तो आपको टोटल 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। और जब आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की ओर जाओगे इधर पे, तो दोनों में आपको 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। फिर आप इस मैप को जब देखोगे, भारत का जो नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, तो बेटा ये दोनों सेम डिग्री पर ही एक्सटेंड करते हैं, दोनों की जो दूरी है वो एक समान ही है, बताना ये जा रहा डिग्रीज के हिसाब से, ठीक है। तो ये याद रखना, टोटल जो बेटा आपको अंतर दिखाई देता है वो 30 डिग्री का दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। हम चलते हैं आगे, ठीक है। मैंने आपको कहा था टॉपिक ऑफ कैंसर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, पहला पार्ट। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि टोटल एक स्टेट से हमारे क्या हो जाती है, टॉपिक ऑफ कैंसर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेट बता रहा हूँ, टोटल पॉइंट आपको समझ में आए। सबसे पहला जो हमारा स्टेट है बेटा जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर हो जाती है, वो है बेटा राजस्थान। दूसरा है बेटा हमारा गुजरात। तीसरा है बेटा आपका मध्य प्रदेश। चौथा है बेटा आपका छत्तीसगढ़। पांचवा है बेटा आपका झारखंड। छठवां है बेटा आपका
वेस्ट बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा, आठवां है बेटा आपका मिजोरम। ठीक है, ये 8 स्टेट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपसे बोलेगा क्या उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा नहीं आता है बेटा। अगर आपसे पूछेगा बेटा यहाँ पे बिहार आता है, तो बेटा बिहार भी नहीं आता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछेगा नागालैंड हो सकता है, मणिपुर बोल सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि बेटा 8 स्टेट्स है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ऐसे याद करना, मैप के माध्यम से याद करिए। सबसे पहले आपको राजस्थान याद रखना है, राजस्थान के बाद आपको गुजरात याद रखना है, गुजरात के बाद आपको मध्य प्रदेश याद रखना है, मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है, छत्तीसगढ़ के बाद बेटा आपको उड़ीसा याद रखना है। नहीं सिर्फ उड़ीसा याद नहीं रखना है, झारखंड याद रखना है। झारखंड के बाद आपको पश्चिम बंगाल याद रखना है, पश्चिम बंगाल के बाद आपको क्या याद रखना है, त्रिपुरा याद रखना है, त्रिपुरा के बाद आपको मिजोरम याद रखना है। ये टोटल स्टेट्स है जहां से क्या जाती है बेटा, हमारी कैंसर को देखती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये बेटा कुछ स्टेट्स है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ठीक है बेटा, आपको ये भी याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वो लाइन है जो भारत को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। फिर आप आगे चलेंगे तो आपको ना ये यहाँ पे ना आपको ये जो आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपको ना बेटा हिमालय देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, हिमालय। हिमालय बहुत सारे यहाँ पर आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। बेटा ये जो भारत का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी। क्या मिलेगा बेटा आपको, अरेबियन सी। एक मिनट ना, अरेबियन सी। और यहाँ पे बेटा आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। क्या मिलेगा, बे ऑफ, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे बेटा भारत के चरणों पे आपको मिलेगा हिंद महासागर। इंडियन ओशियन। ठीक है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अब आप बता सकते हैं क्या, भारत के राइट में आपको क्या देखने को मिला, थोड़ा बंगाल देखने को मिल रहा है। भारत का वेस्ट में आपको क्या देखने को मिला, भारत के वेस्ट में आपको अरेबियन सी देखने को मिला। तो भारत के साउथ में, भारत के पश्चिमी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र ओशियन, ओशियन कौन सा है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो उसका नाम होता है इंडियन ओशियन, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। ठीक है बेटा। और जब आप बे ऑफ बंगाल में जाएंगे ना बेटा, जब आप बे ऑफ बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे द्वीप समूह दिखेंगे। यहाँ पे आपको छोटे छोटे आइसलैंड दिख रहे हैं, और इसका नाम है बेटा अंडमान एंड निकोबार। क्या है बेटा, अंडमान एंड निकोबार। तो आपसे पूछता है कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में आपको कौन सा आइसलैंड देखने को मिलते हैं, तो वो है बेटा हमारे अंडमान एंड निकोबार। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपसे पूछता है अरेबियन सी में, अरेबियन सी में आपको कौन से ये छोटे छोटे आपको द्वीप देखने को मिल रहे हैं, आइसलैंड देखने को मिल रहा है। इसे क्या बोला जाता है बेटा, इसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं बेटा, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है बेटा। जब आप बे ऑफ बंगाल पे जाएंगे, भारत के ईस्ट में जाएंगे, तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। फिर आप भारत के वेस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको क्या मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, द्वीप जो हमारा आइसलैंड है वो देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। जब आप भारत के नॉर्थ में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा हिमालय रेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपको याद रखना है 2004 में, 2004 में यहाँ पे होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। मुझे स्कूल में क्या होता है बेटा, आती है सुनामी। क्या आती है बेटा, सुनामी आती है। और जो भारत का सबसे, जो हमारा एक्सटेंट है, जो साउथर्न पॉइंट है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसका नाम होता है बेटा इंडिया पॉइंट। क्या होता है बेटा, इंडिया पॉइंट। जो कि बेटा ये अंडमान निकोबार आइसलैंड में आपको देखने को मिलेगा। वो क्या हो जाता है बेटा, हमारे सबमर्ज हो जाता है। कहाँ पे बेटा, ओशियन। मैं आपको याद रखना है कि सुनामी कब आई थी भारत में, 2004 में आई थी। तो इससे भारत का जो साउथर्न पॉइंट था वो क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। तो ये कहाँ पे है बेटा, ये हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड में, इसका नाम क्या है, इंडिया पॉइंट। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चीज आपको और नहीं आपको मैं कवर करा देता हूँ। एक मिनट तक देखता हूँ, शायद वो स्लाइड्स पे हो। एक मिनट रुकिए, स्लाइड्स पे है क्या, नहीं, कोई बात नहीं।
उन चुनाव नहीं पसंद है। आप मेरी बात सुनो बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपसे पूछे, हम ये ट्विस्ट नॉट सोच सकते, ठीक है? भारत का सबसे ईस्टर्न ईस्टर्न पॉइंट क्या है? भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट। तो अगर आपसे लॉन्गिट्यूड के माध्यम से पूछे तो आप बता देंगे भाई ये तो 97 डिग्री 25 मिनट है ना। और अगर आपसे प्लेस पूछे, अरुणाचल प्लेस, अगर आपसे स्टेट पूछे तो उसका नाम है अरुणाचल प्लेस, अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे कोई प्लेस पूछे तो उसका नाम है बेटा किबेकू। क्या है? किबेकू। ये आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत सबसे ईस्टर्न एक्सटेंट क्या है, सबसे ईस्टर्न बिंदु क्या है। अगर स्टेट बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश है। अगर उस स्टेट में अगर वो कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में आपसे जानना चाह रहा है तो उसका नाम है बेटा केपीटल। वेस्टर्न एक्सटेंट ये है तो वेस्टर्न स्टेट कहाँ किस प्रकार है बेटा, हमें पता चलेगा गुजरात। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे गुजरात है। तो ये सबसे बड़ा वेस्टर्न स्टेट है। जहाँ पे आ रहा है गोहर मोता, क्या है बेटा, गोहर मोती या मोता, मोती बोल देते हैं, चलो गोहर मोती। तो ये क्या होता है, हमारे सबसे वेस्टर्न एक्सटेंट है भारत का। और सबसे पहले जब नॉर्दर्न नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ये आपको याद रखना है। जब आप यहाँ पे जाएंगे अंडमान निकोबार वाले पॉइंट पे, वहां पे आपको मैंने बताया भी इंदिरा पॉइंट। ये है बेटा भारत का फोर्थ एक्सटेंट। ईस्टर्न एक्सटेंट आएगा तो आप बोलेंगे हिमाचल प्रदेश में किबिथु है। वेस्टर्न एक्सटेंट आएगा इंडिया में तो आप बोलेंगे गुजरात का गोहर है। नॉर्दर्न एक्सटेंट आएगा तो आप बोलेंगे भैया आपका हमारा इंदिरा कॉल है। जब आपसे सीख में बोलेगा तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे आइलैंड निकोबार आइसलैंड में, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा कॉल देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा लैंड का, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, लैंड पार्ट का, मेन लैंड का, इसका आंसर देंगे बेटा आप कन्याकुमारी। क्या है बेटा, कन्याकुमारी। और ये कहाँ पे बेटा, तमिलनाडु। कहाँ है बेटा, तमिलनाडु। ये चीज आपको याद रखना है। ये भारत के सबसे सबसे पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, उत्तर वाला बिंदु हो गया और साउथ वाला बिंदु हो गया। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो हम चलते हैं आगे, देखेंगे इंडिया के साइज को। क्या देखेंगे, इंडिया के साइज को। इंडिया का जो टोटल एरिया है लैंड का, वो है बेटा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि इंडिया का जो टोटल बाउंड्री है कौन सा है बेटा, ये देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये जो टोटल एरिया है इंडिया का, उसे हमने क्या बोला है बेटा, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हमको याद रखना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, ये याद रखना है। दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप इस ग्रुप को पूरी दुनिया मान लो, में पूरी दुनिया संभाली हुई है, जैसे हम 100% मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100%, इसका 2.4%, 2.4% ये है बेटा इंडिया का। देखिए बेटा, तो याद रखो बेटा, टोटल अर्थ की जो एरिया है उसका 2.4% जो लैंड वाला एरिया है वो भारत का है। किसका बेटा, भारत का। और अगर आपसे 3 किलोमीटर में पूछेगा तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप बता देना, दोनों सही है। और अगर आप बोलोगे कि वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री के हिसाब से टोटल की जो स्थिति है वो क्या है, वो 7 नंबर है। किस नंबर पे, 7 नंबर है। लैंड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये याद रखना है, लैंड के हिसाब से बात कर रहे हैं। इंडिया का लैंड कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरी पॉइंट हम ये देख रहे हैं, टोटल कितना एरिया परसेंट में, 2.4% एरिया हमारा पृथ्वी पे करता है। विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट में लिस्ट है सबसे बड़ा देश लैंड के हिसाब से, लैंड में जो हम डिफाइन करते हैं। तो हवा का आपको बेटा सबसे पहले देखा बेटा रसिया, वो सबसे बड़ा कंट्री है हमारा, रशिया है। रशिया के बाद बेटा आपको कनाडा है, कनाडा के बाद आपको यूएसए देखने को मिलेगा, यूएसए के बाद आपको चाइना देखने को मिलेगा, चाइना के बाद आपको ब्राजील देखने को मिलेगा, ब्रिटेन के बाद आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा इंडिया आता है। देख लो मैं किस मैप में देख लूँ, जाओ देख लो। हम इस मैप से देख लेते हैं, ये जो हमारे ये देखिए,
सब चीज अपन को मैप से करनी है। मैप में क्या होता है बेटा, आपको चीजें नहीं पड़ती, थोड़ा थोड़ी चीजें इजी हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बेटा आपको रसिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन है, ये रसिया का। तो रसिया हम रूस बोल सकते हैं, रशिया बोल सकते हैं। रसिया पहला हो गया। उसका अंदर ये यहाँ पे ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, दूसरा ये कनाडा। तीसरा बेटा यहाँ पे आपको यूएसए देखने को मिलेगा। हमने देखा ये जो आपको पोर्शन बचा ना, ये ये बेटा चाइना। में क्या आएगा, चाइना। सॉरी फोर्थ में, सॉरी फोर्थ में क्या है, चाइना। फिफ्थ में रसिया है, सेकंड में कनाडा है, थर्ड में यूएसए है, फोर्थ में चाइना है, फिफ्थ में बेटा ब्राजील है। यहाँ पे आपको ब्राजील देखने को मिलेगा, ये है बेटा ब्राजील, आप मैप में देखो बेटा। ये क्या है बेटा, ब्राजील। पांचवें नंबर पे आपको ब्राजील मिलेगा। छठवें नंबर पे बेटा आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ये क्या है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। तो सातवें नंबर में हमें क्या दिखेगा, प्यारा भारत दिखेगा एरिया के हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से भारत किस नंबर पे आता है, छठवें के हिसाब से विश्व में सातवें सबसे बड़ा देश क्या आता है, भारत है। इसके पहले 6 और देश हैं जो मैंने अभी आपको मैप में बता दिया, ये आपको याद रखना। भारत को भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट अपने पास रखता है, 2.4% आपको याद रखता है। उसके बाद भारत का टोटल एरिया कितना, लैंड एरिया कितना है, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, भारत का लेंथ फिर देखो, आगे बोल रहा है लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बेटा इस वाले पॉइंट से जहां आप इस वाले पॉइंट में जाएंगे, तो भारत की जो टोटल लंबाई है वो है बेटा 3214 किलोमीटर। जी आपको याद रखना है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है बेटा, यह है बेटा 3214 किलोमीटर, 3214 क्या है, भारत का विस्तार है, एक्सटेंड है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, चलो आगे। ठीक है, नो मैपिंग देखो बेटा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, थोड़ा मैप सही नहीं बना है पर आप समझने के लिए आपके लिए इनफ है। हमने यहाँ से देखना है जैसे नॉर्थ टू साउथ भारत का एक्सटेंड देखा, भारत का विस्तार देखा। इसी तरीके से अब हम ईस्ट वेस्ट स्टैक देखेंगे। ये कितना बेटा, 2933 किलोमीटर। ठीक है बेटा, बस यही दो चीज याद रखना है। भारत का टोटल एरिया कितना है, सॉरी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3,32,87,263 किलोमीटर है टोटल एरिया है। उसमें से ईस्ट टू वेस्ट इसका विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। नॉर्थ टू साउथ कितना, 3,214 है। ये आपको याद रखना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है लैंड के हिसाब से। उसके बाद याद रखना है टोटल वर्ल्ड में जो आपको लैंड देखना है उसका भारत कितना ऑक्यूपाई करता है, 2.4% ऑक्यूपाई करता है, जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इसके जो बाउंड्रीज, इसके बाउंड्रीज है ऊपर, ये देखिए बेटा यहाँ से आपने इसकी पूरी लैंड, ये क्या कहते हैं, इसकी लैंड बाउंड्री क्या है, ये पूरी लैंड बाउंड्री है पूरी। ठीक है ना, लैंड बाउंड्री यहाँ तक। ठीक है, ये बेटा भारत की लैंड बाउंड्री है, कितनी है बेटा, 15,200, सीधा याद है किलोमीटर। तो भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री, भारत की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर। वहीं पर आपसे बोले टोटल प्लेस, प्लेस के टोटल लंबाई कितनी है, टोटल प्लेस बेटा, ये आइसलैंड की लेक आती है, आइसलैंड यहाँ पर आपको कौन सी लेक मिलती है, आपको आपने बताया जैसे पंजाब में बोला है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, लक्ष्य आइसलैंड को लेकर जो भारत की जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है बेटा, वो है बेटा 10 किलोमीटर। सीधी-सीधा ऐसे याद रखो। फिर बेटा सबसे आगे इसमें से लैंड बाउंड्री कितनी है? लैंड बाउंड्री इंडिया की है 15,250 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री अगर आपसे कोस्टल प्लेन ये वाला पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट कोस्टल प्लेन का तो आपको ये याद रखना कोस्टल प्लेन हमारा कितने का, 16 7,516 किलोमीटर, 7,516 हमारा टोटल एरिया है। फिर बेटा ये आपको याद रखना है और एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि आइसलैंड को मिलाकर जो हमारी ठीक है, ये चीज आपको याद। अब हम चलते हैं आगे। स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम आपको देखना है, स्टैंडर्ड
मेरिडियन टाइम को। बेटा ये जो आपको 0 डिग्री मैंने आपको पहले ही बताया है ये, ठीक है? ये मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, इसे हमने एक मानक समय मान लिया, क्योंकि इस पूरे विश्व में समय की गणना की जाती है। और जब हम इसके ईस्ट में आएंगे बेटा 82.5 डिग्री पर, कहाँ पर? 82.5 डिग्री ईस्ट में आएंगे। ये क्या आएगा? आप हम भारत को मानक समय, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लाइन खींची गई है ना बेटा, ध्यान रखना, ये सिर्फ टाइम के लिए खींची गई है, ताकि हम किसी भी क्षेत्र की सीमा को जान सके, किसी भी क्षेत्र के लोकेशन को जान सके। लेकिन जब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बहुत अच्छे तरीके से आपको जानकारी होगी ना, इसके माध्यम से आप किसी भी देश की लोकेशन को जान सकते हैं, कि किसी भी देश की लोकेशन के साथ साथ एक एडजस्ट हो सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो आपको जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही निकाला जाता है, उसकी मदद से ही आपको पता चलता है किसी भी क्षेत्र के एग्जिट लोकेशन का। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं बेटा, आप भी देखो गूगल मैप का यूज करते हैं, तो जीपीएस का ही यूज करता है। ठीक है बेटा, लेकिन जो हमारा जो ग्लोबल मैप होती है बेटा, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम किसी भी क्षेत्र का समय निकाल सके। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हम इसके लिए क्या डालेंगे, मैंने आपको बताया ही है कि क्योंकि हमारा इंग्लैंड के डेनिश समय को इसका जगह 3 मिल जाएंगे, तो इस यूनिट के लिए मिलेगी, लेकिन आप डेनिश के रस में जाएंगे तो फिर में जाएंगे, क्योंकि आपको यूनिट के लाइन मिलेगी, टोटल कितनी हो जाएंगे, क्या 360 हो जाएंगे। इसमें इसका किस क्षेत्र की करते हैं, किसी भी क्षेत्र के समय को जानने के लिए हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस यूज करते हैं, हम देशांतर रेखाओं का यूज करते हैं। ये आपको याद है, करो आगे इंडिया का। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ से आप डिनोट दिया मैंने स्टैंडर्ड वेरिएंट टाइम लाइन दोनों से इंडिया longer global extent causes time difference of around 2 hours between Arunachal Pradesh and Gujarat. India follows standard Meridian time 82 डिग्री longitude. Longitude is 30 minutes. PST कोई बात नहीं, अभी बेस्ट हो। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा गुजरात, इन दोनों के मध्य तो समय का जो अंतर है वो हमें 2 आवर्स देखने मिलता है। कितना मिलता है बेटा? 2 आवर्स का दिखा देखने को मिलता है। अब मैंने निकाला कैसे बेटा? तो मैंने आपको बताया था बेटा कि टोटल जो आपको डिग्री है ना बेटा, ये तो इन दोनों के मध्य जो डिग्री है, टोटल 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया 1 डिग्री के मध्य जो दोनों कितने होता है, ये जो डिग्री है, ये लॉन्गिट्यूड का टाइम है, ये लॉन्गिट्यूड का टाइम है। इन दोनों के बाद 4 डिग्री का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर है, सॉरी 4 मिनट का अंतर। 40 into 30 करेंगे तो हमको क्या देना है? 120 मिनट, मतलब कि 2 आवर्स ये बेटा, ये सिस्टम है। तो मैंने आपको बोला पीछे वाले देखो बहुत अच्छा तरीके से बात हो सकती है। देखो ये ये एक लाइन होगा, ये लाइन हो गई, ये दोनों इन दोनों लाइन को डिग्री से डिनोट करें, किससे? डिग्री से। ठीक है सर, इन दोनों डिग्री के बाद की जो दूरी है, क्या समय है वो 4 मिनट, या फिर दूरी है उसमें 4 मिनट, 4 मिनट लगता है 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से डिग्री तक जाने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। तो ये भारत का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो डिफरेंस लगा था, ये दोनों 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है? अब इसमें आप 4 कर दो इनटू का, तो यहाँ पे टोटल इस लाइन में मिलेंगी, ठीक है? मैं इनटू कर दिया 4 से, तो टोटल नंबर आ जाएगा 120, और 120 को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो आपस में मिलेगा, आपके पास ये सीधा तो जो आपको मैं सिर्फ याद रखो कि भारत में जो देश अब आता है वो घंटे का, तो भारत की जो वायु सीमा है वो कहाँ से गुजरता है? बिहार में जो नैली से मिर्जापुर से, मिर्जापुर और मिर्जापुर कहाँ है? बस आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है ना? तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो हमने कहाँ से लिया है? तो जो हमने लिया है मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ पे है? यूपी में है बेटा। 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत को 2 एरिया में 5 डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट डिवाइड करता है। ये जब ईस्ट में हमारी देश में जाएगी और वेस्ट में जाएगी, इन दोनों के बीच समय का अंतर कितने मिलेगा? आपको 2 आवर्स का अंतर देखने को मिलेगा, जो कि आपको याद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेमेंट के माध्यम से हासिल देना कि ये जो स्टेटिक मेरिडियन टाइम है भारत के कितने राज्यों में प्रचार कहलाती है, ठीक है बेटा? तो ये स्टेटिक मेरिडियन टाइम होता है बेटा, इट हेल्प्स in maintaining uniform time across the country। इस पूरे देश में एक समय को मानक समय को बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आपको याद है, ठीक है? तो इंडिया की
इस लोकेशन के माध्यम से भारत सी लिंक के माध्यम से इन सारे कंट्रीज को एक्सेस कर सकता है, अपने वेस्ट एशिया को, सॉरी ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर सकता है, यहाँ से अगर ट्रेड कर सकता है, यहाँ से एशिया एशिया के मतलब कि ईस्टर्न एशिया के साथ साथ ये अफ्रीका को एक्सेस कर सकता है, यहाँ से सुएज शहर के माध्यम से ये यूरोप को एक्सेस कर सकता है। ये भारत के सेंट्रल लोकेशन का क्यों नहीं बेटा, भारत के सेंट्रल लोकेशन के कारण, सेंट्रल लोकेशन के कारण बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि भारत की जो लोकेशन है बेटा एशिया में सेंट्रल पे है। जिस टाइम भारत अपने ईस्ट में जाएगा, ईस्ट एशिया के जो कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री है, जैसे ही कौन कौन सा यहाँ पे आपको बेटा आपको देखेंगे इंडोनेशिया दिखेगा, आपको मलेशिया दिखेगा, इंडिया दिखेगा, इस सारे देशों के माध्यम से भारत इन सारे देशों में आपको बहुत सारी पहचान एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। भारत से एक बहुत बड़ा जैन जिनको होते हैं ना, ये सारी मतलब कि इंडिया से विश्व के आगे देशों में क्या हो गई है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद है। फिर बेटा यही ये सारी लाइन हो रही है जो कि आपको याद है। चलो आगे चलते हैं। तो आपको थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज आपको याद रखना है। भारत में तो 7 पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश है? 7 है। सबसे पहला है हमारा पाकिस्तान, दूसरा है हमारा अफगानिस्तान, तीसरा है बेटा हमारा चाइना, चौथा है बेटा हमारा नेपाल, पांचवा है हमारा भूटान, छठा है हमारा म्यांमार, सातवां है हमारा बांग्लादेश, आठवां है रूस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो 7 देश जो आपको दिख रहा है ये लैंड लैंड फॉर्म बाउंड्री शेयर करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये सभी देश है ना, ये क्या करते हैं बेटा, लैंड के माध्यम से भारत को टच करते हैं। वहीं पे अगर आप बात करेंगे श्रीलंका की, तो ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है। यहीं पे बेटा आपको मिलेगा 5 चैनल, 5 स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से भारत इसे फिर बना होते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। और ये हमारा क्या हुआ, पड़ोसी देश जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से नाम लिखना है। देखिए, सभी मेरे दोस्तों आप ये बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहिए। ये ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट है, यहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट है। ठीक है। देखो आपसे पूछेगा भारत का जो पड़ोसी देश कौन सा है जो कि नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, सिंधु के नाम से, ये तो पाकिस्तान। वो अफगानिस्तान के बोल सकते हो। अगर आपसे भारत में बोलेंगे तो आप जाएंगे सीधे चाइना और नेपाल पे। अगर ये पूछेगा ईस्ट में भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, इसके लिए आप म्यांमार को जाएंगे और बांग्लादेश को जाएंगे। तो साउथ में तो आप सीधा बता सकते हैं श्रीलंका। इस नहीं भी साउथ देश है जो भारत के क्या है, पड़ोसी देश। ठीक है, एक चीज आप एक्स्ट्रा फैक्ट में आप एक चीज और याद रख सकते हो। आपको एक चीज और याद रखना है। इंडिया सॉरी 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 इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बेटा लाइन है ना, इससे थोड़ा ज्यादा बेटा रेड प्लेस, क्या मिला गया, रेड प्लेस। ये आपको याद है। मतलब अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो बाउंड्री लाइन की बात करते हैं, इसे बोला जाता है डूरंड। क्या मिला जाता है? डूरंड लाइन। क्या मिला जाता है? डूरंड लाइन। इसको कहते हैं जो इंडिया और चाइना के बीच ये जो लाइन है, ये जो आपको लाइन देखने को मिलेगी, इसे बोला जाता है मैकमोहन। क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। जो म्यांमार है, म्यांमार के बीच जो बाउंड्री, इसे बोला जाता है पिगमिलियन पॉइंट। क्या बोला जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सॉरी इंडिया और श्रीलंका के बीच का स्ट्रेट, उसे बोला जाता है पाक स्टेट। क्या बोला जाता है? पाक स्टेट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये बाउंड्री है जिसके माध्यम से भारत अपनी इंडिया को खाना करता है। ये सबसे लंबा बिंदु जिसके माध्यम से हमने इंडिया पे हमने देशों के बाउंड्री में डिसाइड किया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो आप बोलेंगे वो तो रेड क्लिफ लाइन है। इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी लाइन है जिसके माध्यम से दोनों देश शामिल होते हैं, उसका नाम है डुरंड लाइन है। इंडिया और चाइना के मध्य कौन सी लाइन है, उसका लाइन है मैकमोहन लाइन है। भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी लाइन है, वो है पिंगलियन पॉइंट है। इंडिया और साउथ के बीच कौन सी लाइन है, वो है पाक स्टेट। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। फिर बेटा यहाँ पे हमारा क्या होता है बेटा, पूरा चैप्टर कवर होता है। इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत मजा आया होगा। ठीक है बेटा, तो वहीं से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। और इसके मैंने एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं। इसमें क्या करूँगा आपको
टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगा। या फिर एक काम करूँगा कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक पूरा 20 हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जिसे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ठीक है बेटा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एक मिनट के आप ना एक बार इसको देख लो। ये बेटा 2 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन है, लेकिन आप देख लो, आप इसे करने की भी कोशिश करो, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस बेटा जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है ना? और इसके माध्यम से आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पिक किए हैं। बहुत मेहनत लगी इन्हें ढूँढने में मुझे, पर मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी। केवल 40 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन आप इंग्लिश में है इसलिए मैं आपको यहाँ मुझसे पूछ रही है। क्योंकि आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इन 40 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है बेटा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं समझ में आएँगी आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात क्या है आप एक बार अपने बुक को पढ़ें। एक तरह से क्या होगा बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, आप थ्योरी सर्च करेंगे और जब वो नहीं मिलेगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।